और आप जो लोग आज यहाँ पर बैठ के सो कॉल्ड पार्टीज आज प्रोपोगंडे शुरू कर रही हैं, उनसे पहले ये हिसाब किताब लाओ, तो पुरानी नौकरियाँ आपने कैसे दे दी 80% उनको? क्या जम्मू का हक नहीं बनता था? या वो सन 57 का ही सिस्टम चल रहा था कि उन्हीं को सब कुछ देना, यहाँ नहीं मिलेगा? आपने नाम लिया बदलने का भाजपा नहीं हिस्ट्री नहीं, मतलब ये अपनी कंप्लायंस के नाम है तो अपनी कंप्लायंस के अकॉर्डिंग आप किसी को पीर पंचाल बना दें, किसी को कुछ बना दें, अपनी कंप्लायंस है। और डोडा था, पहले डोडा ही था, ये किसने बनाया? ये कहीं ना कहीं एक तो जब निज़ाम बदलता है, जब कोई चीज़ बदलती है, उसके अंदर थोड़ी बहुत ही चेंजेस लाना पड़ता है। उसमें कहीं को फायदा होता है, कहीं नुकसान भी होता है। मुझे लगता है नुकसान के लिए कोई भी नहीं करता। नुकसान के लिए वो लोग ज़रूर करेंगे जिनका कोई अपना पर्सनल बेनिफिट होगा। जो जनरलाइज्ड आप सबके लिए सोचते हो, फिर नुकसान नहीं होता। आज अगर हिंदुस्तान का झंडा वहाँ उठाएगा, लोगों ने दिल से उठाया, यही चीज़ तो वो नहीं चाहते। वो तो चाहते नहीं है कोई हिंदुस्तान की नाम ले वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने जिन पार्टीज़ के साथ आज तक चलते रहे, उन्होंने तो अपनी सियासत ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर चलाई है। देखिए रजत जी, मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही बात है कि लोगों का विश्वास उठ चुका है सिस्टम से, और ये आज का नहीं, ये सन 87 के दशक से शुरू हुआ। अपोजिशन के लिए तो मेरा हमेशा एक ही लफ्ज़ रहता है, वो कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ कहते हैं। तो मुझे अपोजिशन में 50 साल रहे हैं तो पता है कि कौन सा मुद्दा अपोजिशन छीन सकता है, पहले छीन लेते हैं। इसको स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा और ये सबके सामने है। अब कई लोगों को होता है जी आपने डिमोशन कर दी। अरे यार, मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई डिमोशन नहीं होती है। अगर आप किसी पेशेंट की सर्जरी करते हो तो बेचारा ICU में रहता है थोड़ा देर। अब इतना आपने 70 साल का नासूर, 70 साल जम्मू कश्मीर को ICU में तब तक, बिल्कुल मैं बताना, बिल्कुल मैं मानता हूँ उसको। 70 साल का जो आपने एक नासूर पाल के रखा था जम्मू कश्मीर के अंदर, उसकी सर्जरी करना तो ज़रूरी थी ना, और सर्जरी 370 के रूप में हुई। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। जम्मू कश्मीर कभी भी पॉलिटिक्स से परे नहीं रह सकता, ये तो आपको पता ही है, और हर दिन कुछ ना कुछ नया जम्मू कश्मीर में होता रहता है, जिसकी चर्चा ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की मीडिया में पर नेशनल इंटरनेशनली भी होती रहती है। अभी कुछ दिनों से लगातार बात करें तो लेटेस्ट डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई है, जहां सबसे पहले 5 अगस्त जो 2019 को फैसला लिया गया था, उसका 1 साल पूरा हो चुका है। उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे वो बदल चुके हैं। उसके बाद अब कई सारी वो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें कश्मीर में लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो सरपंच हैं या फिर जो पॉलिटिकल दायरे से जुड़े जो लोग हैं उन पर अटैक्स किए जा रहे हैं। उसके बाद जो अब एडवाइजरी काउंसिल की बात निकलकर सामने आ रही है, कितनी ये चीजें जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को किस तरह से शेप देंगी, इन सब पर बातचीत करेंगे। बातचीत में हमारे साथ आज मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया जी। अभिजीत जी, स्वागत है आपका। अभिजीत जी, सबसे पहला सवाल यही कि भारतीय जनता पार्टी 370 को लेकर काफी ज्यादा उन्होंने एक संघर्ष किया और एक कामयाबी उन्होंने 5 अगस्त 2019 को पाई। अभी भी अपोजिशन कहें या फिर कई सारे यूथ एक्टिविस्ट कहें, वो लगातार एलिगेशंस लगाते हैं कि शायद वो जो अचीवमेंट्स हमें दिखाई गई थी शायद वो पूरी नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि कितना सिनेरियो बदला है और कितना जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए और हम आगे बढ़े हैं? देखिए रजत जी, ऐसा है कि धारा 370 जो तोड़ी गई है, इसका सबसे पहली बात तो यहाँ से सब लोगों को एक चीज़ जो जानना ज़रूरी होगी, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कभी भी अंतर नहीं रहता। हमने जो कहा वो हमने करके दिखाया, और हम जो भी वादे करते हैं वो हम सभी के सभी पूरा करते हैं। यहाँ से तो सबसे पहले आपके दर्शकों को और सबको ये चीज़ एक क्लियर कर लेनी चाहिए कि हम जो कहेंगे वो हम करेंगे सर। तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये मैं जो सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि 370 का टूटना सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो था वो हम लोगों के लिए था। क्योंकि अगर आप इतिहास में चले जाओ तो सन 57 में जो सबसे पहले यहाँ पर जो इलेक्शन किए गए, उस समय यहाँ पर क्या सिस्टम था, और मैं आपके दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ, उस समय टोटल जो पॉपुलेशन थी, अगर मैं गलत ना हूँ तो 20 लाख के करीब हमारे जम्मू की पॉपुलेशन थी। ये 41 के जो सेंसस थे उसके ऊपर था, और 17 लाख के करीब कश्मीर की पॉपुलेशन, और 2-2.5 या इतने ही रहते लद्दाख के, इतने ही थे। अब आप देखेंगे पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा थी। अब सबसे बड़ी इन्होंने उसी 370 की आड़ में और उस कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में इन्होंने क्या किया, 43 सीटें इन्होंने कश्मीर को दी। जम्मू को कितनी मिली? 30 सीट। पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा और सीटें उनकी ज़्यादा, और लद्दाख को तो बेचारे को 1-2 सीटें दे के उन्हें कर दी। तो ये नाइंसाफ़ी स्टेट से कब से शुरू होगी? सन 57 से। उस समय हमारे प्रजा परिषद उस समय थी, क्योंकि भाजपा तो उसके बाद आई। प्रजा परिषद अगर आपको याद होगा तो हमारे 51 जो नॉमिनेशंस थे वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। वो रिजेक्ट कर दिए उन्होंने, 51 नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिए। और आप देखिए दुर्भाग्य कितना रहा हम लोगों का कि जम्मू से भी नेशनल कांग्रेस उभर कर आती है।
अब ये इनके जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं या सीनियर लीडर्स, ये बताएं कि हमारे जम्मू के लोगों ने या लद्दाख के लोगों ने क्या पाप किया था कि आपने हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की। ये किसकी आड़ में किया गया? 370 की आड़ में किया गया, यही 35A की आड़ में सब कुछ किया गया। सबसे बड़ी चीज़ जो जान लेना ज़रूरी है, मैं कहता हूँ कश्मीर के लोगों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि 370 की आड़ में इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी भी सेंटर के साथ डायरेक्टली जुड़ने ही नहीं दिया। हमेशा बीच में एक ब्रोकर का काम करती रही यहाँ की रीजनल पार्टीज, जो एक दो परिवारों तक की महदूद थी, और दूसरी लीडरशिप उन्होंने कभी उभरना ही नहीं दिया आज भी। तो उसका साइड इफेक्ट क्या रहा? मैं नहीं कहता, हमारी पार्टी तो दिल खोल के पैसे दे रही जम्मू कश्मीर को, लेकिन हमारे से पहले भी जो सरकारें रही उन्होंने जम्मू कश्मीर को पैसे ज़रूर दिए, लेकिन उन पैसों के अंदर आप देखेंगे कि वो डेवलपमेंट तो बिल्कुल भी नहीं हुई। सारे का सारा पैसा वो किनकी जेब में जाता रहा, वो आपको भी पता होगा। जिनके लीडरों का कोई वजूद ही नहीं, आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप जब खुल रहे हैं कच्चे चिट्ठे तो सभी निकल कर सामने आ रहे हैं। मैं एक बड़ी छोटी सी कश्मीर के लोगों के लिए एग्जांपल देता हूं कि करोड़ों अरबों के हिसाब से डल लेक में डुबाया गया, और वो 4 चिनार थे, 4 से 3 और 3 से 2 और अब 1 चिनार रह गया वो। तो पैसा कहाँ गया? वही 370 की आड़ में। यानी कि एक ऐसी इन्होंने पॉलिसी खेली कि उन लोगों को कभी भी सेंटर के साथ, कभी भी तरक्की की राह उनको कभी दिखाई ना दे। तो बस यहाँ पर राब लाका गया, कभी हिंदू मुस्लिम का, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का लाग लाभ का, कभी जम्मू को कश्मीर से लड़ाओ, कश्मीर को लद्दाख से लड़ाओ, बस इसी के ऊपर सारी सियासत की गई। मुझे लगता है जो कोई लोग भी आज सोचते हैं हमें क्या मिला, तो सबसे पहले उनके लिए ये इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या मिला। उसके बाद अगर इसमें मैं और ज़्यादा इसकी अगर मैं डेप्थ में जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे अभी आपने कहा कि यूथ बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया हुआ है, तो मुझे लगता है कि अभी 1 साल ही हुआ जिसमें से 4-5 महीने तो कोरोना खा गया। और जी उसमें ये चीज़ ज़रूर आपको माननी पड़ेगी कि उस टाइम जो एक विजन डॉक्यूमेंट जो पेश किया गया था, उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो लगता था कि शायद जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए काफ़ी अब नौकरियां आने वाली हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, या जिस समय बात की जा रही थी कि जो फंडिंग बाहर से आने वाली है, इंडस्ट्रीज नई नई आने वाली है, समिट होने वाला था, ग्लोबल समिट, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं 1 साल में नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आपको नहीं लगता है कि या तो वादे बड़े हो गए थे वो पूरे नहीं कर पाए, या फिर टाइम समय जो सीमा है वो कम रखी गई थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा? देखिए रजत जी, ऐसा है कि 60-70 साल के आप जो पाप यहाँ पर हुए हैं उनको आप बोलोगे 6-7 महीने में दूर हो जाए, तो ये हमारे साथ भी जस्टिफिकेशन नहीं होगी। बड़ी सिंपल सी बात समझने की ज़रूरत है कि कोरोना के साथ पूरी दुनिया जूझ रही है। आज यूएस की बात करें, आप यूरोप की बात करें, किसी कंट्री की बात करें, सारी जगह अनएम्प्लॉयमेंट फैली है। लेकिन फिर भी आप देखो, हिंदुस्तान में भी वही हाल हुआ, लेकिन आज आप देखो कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 50,000 नौकरियां, वो भी कोविड के टाइम पे दी गई, जिसमें से 8-10 हज़ार तो आ गई और आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। ये चीज़ जम्मू के लोगों को समझना पड़ेगी कि जहाँ पर पूरी दुनिया और हिंदुस्तान कोरोना से जूझ रहा है, सेंटर में आपके लिए अपने दिल में कितनी जगह है कि वो आपको अलग से एक पैकेज दे रहे हैं, आपको नौकरियां भी दे रहे हैं। नौकरियों के अलावा भी मैं जो सबसे बड़ी बात यूथ को कहना चाहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए जैसे आपके इंटरव्यूज जो है वॉलिश कर दिए लेवल 5 तक के। आप देखिए इसमें बड़ा सिंपल सा है, मैं हर जगह पे एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त है, मैं उनका नाम तो नहीं लेता, लेकिन बताऊँ, वो एक इतना पढ़ा लिखा लड़का, उसके बनाए हुए कई KS ऑफिसर बन गए, वो बेचारा खुद नहीं बन पाया। अब खैर वो कहाँ के बने KS ऑफिसर, किस साइड के बनाए उसने, जो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वो खुद क्यों नहीं बन पाया बेचारा, हाथ जगह निकाल लेता था, लेकिन इंटरव्यू में फिर वही वक्त जिनके ये ऐसी स्पोकन इंग्लिश या फिर हमारी जो लैंग्वेज है वो काफी अलग है, तो बोल नहीं पाते उस तरह से। नहीं ऐसा नहीं होता। जब इंटरव्यूज होते थे वो बायस्ड होते थे, ये तो हम भी जानते हैं। आप खुद देख लीजिए, आज भी अगर आप मैं नौकरियों की बात कर लूँ तो 80% नौकरी सेक्टर में देख लीजिए किनके पास है, कैलकुलेट करके देख लीजिए आप। बाकी सरकारी नौकरी पुराने टाइम की आप कैलकुलेट करके देख लीजिए किनके पास है। और आप जो लोग आज यहाँ पर बैठ के सो कॉल्ड पार्टीज आज प्रोपोगंडे शुरू कर रही हैं, उनसे पहले ये हिसाब किताब लाओ, तो पुरानी नौकरियाँ आपने कैसे दे दी 80% उनको? क्या जम्मू का हक नहीं बनता था, या वो सन 57 का ही सिस्टम चल रहा था कि उन्हीं को सब कुछ देना, यहाँ नहीं मिलेगा? तो आपको ये मानना पड़ेगा कि नाइंसाफ़ी हम लोगों के साथ हुई है, और भाजपा ने हकदार को हक दिलाने का बीड़ा उठाया हुआ, और ये ज़रूर मिलेगा और मिलना भी शुरू हो गया। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था, जैसे ही 370 हटी, उसके बाद निर्मल सिंह जी ने भी एक बड़ी एक बात रखी कि डोमिसाइल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए होगा, और वही उसके बाद जो एक नया प्रोविजन आया डोमिसाइल का, कहीं ना कहीं लोग खुश हुए।
बट अब जो हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको, जो बाहर के लोग हैं, उन्हें पहले डोमिसाइल मिल रहा है, आधार कार्ड के बेसिस पर भी डोमिसाइल कई लोगों ने बना लिए। क्या आपको नहीं लगता कि इसको थोड़ा और रिजिड बनाने की जरूरत थी, ताकि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग थे, जो मूल निवासी हैं, जो 1.5 करोड़ जनता है, जो लगातार 70 सालों से यहाँ संघर्ष करती रही, जैसे आप भी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वाल्मीकि समाज या गोरखा समाज है, वेस्ट पाकिस्तानी है, पीओजेके के लोग हैं, उन सबको जो राइट 70 साल से वो वेट कर रहे थे, और जो नए लोग आ गए 15 साल, 7 साल से 70 साल का कंपैरिजन आपने कर दिया एक बार में। देखें, ऐसा दिया उन दोनों, ऐसा नहीं है रजत जी। मैं आपको बताता हूँ, डोमिसाइल के बारे में काफ़ी डाउट्स लोगों के मन में हैं। मैं सबसे पहले, आपने तो खुद ही बात कर दी कि बेचारे इन वाल्मीकि समाज का, इन गोरखा समाज का, इन वेस्ट पीओ के रेफ्यूजीज़ का, इनका क्या दोष था, इनका क्या दोष था, ये मुझे बताएं कि इनके साथ ऐसा क्यों किया गया, इतना बड़ा इंसाफ किया। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात मातृशक्ति हमारी बच्चियों की, इनकी बात अगर हम करें तो इनका क्या कसूर होता था कि अगर ये बाहर शादी कर लेती तो पीछे उनके माँ बाप की प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाती। तो कितनी बड़ी ये चीज़ सबको लोगों को समझना पड़ेगी। जो बात आप कर रहे हो, मुझे लगता है जिसने 10-15 साल यहाँ पर काटे हैं, वो बेचारा अगर उसने अपने यहाँ पर टाइम लिया, वो कहाँ जाएगा? पहले तो मुझे ये बताओ, क्या वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? फिर सबसे बड़ी जो लोग बात नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बाढ़ आ जाएगी। मुझे लगता नहीं 1% या 2% से भी ऊपर लोग होंगे जो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। सबसे पहली बात, अगर किसी को यहाँ का डोमिसाइल लेना तो उसको अपनी स्टेट का छोड़ना पड़ेगा जी। ये चीज़ कोई समझता है? मुझे जहाँ पर अगर आप रहते हो, आप क्यों छोड़ के यहाँ पर आओगे, पहली बात। लेकिन जो 15 साल से 20 साल से यहीं पर रह रहा है, यहीं पर उसने आपके साथ में पढ़ा लिखा, आपके साथ बड़ा, वो अब क्या करे, यहाँ से छोड़ के वापस चला जाए? ये मुझे बात इसमें नहीं, क्यों, मतलब वो अपनी स्टेट में उसके पास अगर नहीं है, वहाँ डोमिसाइल के प्रोविजंस कई स्टेट्स में नहीं है, हिमाचल है या फिर कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ पर है। इसके अलावा बाकी स्टेट्स में नहीं है। क्या ऐसा है कि बाकी स्टेट्स को उसको डोमिसाइल छोड़ना पड़ेगा, यहाँ आएगा? बिल्कुल, यही मैं आपको, अगर यूपी या बाकी दिल्ली से अगर वो यहाँ आता तो उसको तो कोई मैं उसी में आपको एक बात बता रहा हूँ। 15 साल, तभी मैंने साथ में चीज़ ऐड की कि 15 साल जो यहाँ रहा, यहाँ 20 साल जिसने, अब 1 मिनट के लिए एक IAS ऑफिसर यहाँ पर आता है, हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग आते हैं। अब आपने देखा होगा पिछले दिनों में, अगर आप देखते हैं, कई सारे IAS ऑफिसर थे, वो लोगों के साथ घुल मिल ही नहीं पाते थे। क्यों नहीं घुलते मिलते थे? उसको पता मैंने नौकरी करनी है, उसके बाद फिर मैंने वापस अपने घर जाना है, तो वो क्यों लोगों के साथ घुलेगा मिलेगा? यहाँ पर मैं जब प्रॉपर्टी नहीं बना सकता, मेरे बच्चे नहीं यहाँ एडजस्ट हो सकते, तो वो क्यों यहाँ पर आएगा? और तरक्की कैसी होती है? तरक्की इंसान की तभी होती है जब कुछ बुद्धिजीवी लोग, कुछ बाहर के लोग, आपस में संस्कृति एक्सचेंज होती है, आपकी आपस की जो IQ लेवल्स हैं वो देखी जाती हैं, और कुछ लोग आपको आके सिखाते हैं तो आप सीखते हैं, तभी सभ्यता की जो तरक्की होती है वैसे ही होती है ना। एक बड़ी सिंपल सी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जम्मू कश्मीर, आपको क्या लगता है कि कोई चांद पे है? मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, आप कनाडा जाते हो, 2-4-5 साल रहते हो, कहते मुझे कनाडा की सिटीजनशिप चाहिए, मुझे जी लंदन, अब मैं US में हूँ तो मुझे US की सिटीजनशिप चाहिए। तो ये क्या मतलब, उनसे भी ऊपर है। और आप तो अपने देश के अंदर हो, आप अपने देश के अंदर, अपने ही उन लोगों के अंदर, और 1 या 2% के लिए ये कौन कर रहा है? ये लोग नहीं कर रहे हैं। किसी को आप ही बताओ, आपके साथ जो 15 साल से एक, अभी आप बड़े उम्र में छोटे हो, 15 साल जो आपके साथ एक स्टूडेंट ने पढ़ाई की है, उस बेचारे का हक नहीं बनेगा यहाँ नौकरी करने का? तो उसके साथ क्यों ना इंसाफी करनी? और होंगे कितने, 1% या 2%? तो ये आप चीज़ ऐसे जब आप देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप को हिंदुस्तान से अलग होकर सोचते हो। यहाँ का इंसान जाके दिल्ली में भी नौकरी कर ले, यहाँ का इंसान जाके कहीं पे भी नौकरी कर ले, वो कितने % लोग हैं आपके जम्मू कश्मीर के जो आज बाहर नौकरी कर रहे हैं? ज़रा आप निकालिए डाटा उनका, आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है जब आप हिंदुस्तान के अंदर, एक हमारी सभ्यता है, पूरा देश एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक देश है, तो ऐसी छोटी बात वही लोग करेंगे जो अच्छी राजनीति में यकीन करते हैं। मुझे नहीं लगता कि टैलेंट को या किसी चीज़ को, आज आप देख लीजिए UPSC का रिजल्ट, कितने बच्चों ने जम्मू कश्मीर के जो क्वालिफाई किया, जम्मू कश्मीर के लोग किसी से कम है? हम लोग पहले से ही एक चीज़ बना बैठे हैं जी, हमारे बच्चे नालायक हैं, ये कहते हैं हम लोग। पर उसमें उनका खदशा जो ये है कि अगर हमारे जो पीर पंजाल के इलाके हैं, चनाब वैली के इलाके हैं, मैं जम्मू की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, कई सारे इलाके हैं जहाँ पर अभी प्राइमरी स्कूल तक नहीं है, कई सारे इलाकों में नर्सिंग होम्स नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो मेन है, बट उसके पीछे जहाँ पर कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ 70-70 किलोमीटर लोगों को आकर अपना इलाज कराने के लिए जो है वो ढूंढना पड़ता है डॉक्टर। क्या आपको नहीं लगता कि इसको थोड़ा वेट किया जाना चाहिए था? पहले एक प्रॉपर सेटअप होता, यहाँ पर एक प्रॉपर गवर्नमेंट होती, उनसे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, सिविल सोसाइटी के, पॉलिटिकल पार्टीज के, वो सामने आते, वो बताते कि किस तरह से हमें मिलकर एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी ऐसी तैयार करनी चाहिए, ताकि ऐसे जो लोग हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जिन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको वो अपॉर्चुनिटीज बराबरी तौर पर मिल पाती। देख, मुझे तो इसमें ऐसा कुछ लगता नहीं किसी की अपॉर्चुनिटी छीनी जाएगी। आपने नाम लिया
मैं तो जानता नहीं पीर पंचाल कौन सा एरिया है, मुझे पता है पुराना हम रजौरी पुंछ ज़रूर कह सकते हैं, ना मैं कोई चनाव वैली जानता हूँ, हाँ अर्सवेल डोडा ज़रूर मैं इसको मानता हूँ। ये किसी रीजनल पार्टीज़ के दिए हुए नाम है तो उसी के नाम पर आगे भेड़ चाल चल पड़ी, ऐसा कोई एरिया है नहीं है जम्मू कश्मीर में, पहली मैं आपको बात बताऊँ। दूसरी बात, जहाँ तक बात आती है, मैंने आपने कहा हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं कहीं पर बदलने का भाजपा का नहीं हिस्ट्री नहीं, मतलब ये अपनी कंप्लायंस के नाम है तो अपनी कंप्लायंस के अकॉर्डिंग आप किसी को पीर पंचाल बना दें, किसी को कुछ बना दें, अपनी कंप्लायंस है। और डोडा था, पहले डोडा ही था, ये किसने बनाया? ये कहीं ना कहीं एक चीज़ है, जैसे हिंदुस्तान को बांटते हैं वैसे इन एरियाज को बांटने की कोशिश की गई। आप पीर पंचाल बन के वहाँ की सियासत करो, यहाँ पर चनाव वैली के नाम पे सियासत करो, ये एरियाज तभी नहीं ना मानते हम लोग, क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान को एक नाम मानते हैं, किसी का आप अलग से डिफाइन करके बोल देते हैं, ये गलत चीज़ है। अगर आप हिंदुस्तान के लोग हैं ना तो मैं इन्हीं की बात करूंगा कि आपने जैसे भी थोड़ी देर पहले बात की, डॉक्टर्स नहीं है, कुछ नहीं है। आप बताओ एक पढ़ा लिखा एक बड़ा डॉक्टर बाहर का क्यों आता है जम्मू में, क्यों आएगा? यहाँ पर नहीं आएगा। अब उसको पता है मैं वहाँ जाऊँगा, मैं लोगों को वहाँ पर जाके अगर अच्छी फैसिलिटी देने में कामयाब हो जाता हूँ तो मेरे भी वहाँ बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे, मैं भी एडजस्ट हो जाऊँगा। तो रोका किसने था? 317 इन्हीं सब के बैरियर्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगता है 7 मेडिकल कॉलेजेस आपके जम्मू कश्मीर में आज बन रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है नहीं, वो करेक्ट। मेडिकल कॉलेज नहीं, एम्स की बात नहीं, मेडिकल कॉलेज की मैं बात करूँ, अगर डोडा के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो सारे का सारा आपका वो अर्सवेल डोडा उसके अंदर आ गया। मेडिकल कॉलेज तो एक ही होता है ना, ऐसे ही अगर आपका रजौरी में बन रहा है तो वैसे ही आ गया, ऐसे कठुआ में बनेगा तो कौन सा एरिया छूटेगा? मुझे लगता है कोई एरिया छूटेगा। रही बात किसी को अगर कोई गंभीर समस्या है तो पहले अगर उसको दिल्ली जाना पड़ता था एम्स के लिए, तो अब आपके पास विजयपुर में एम्स है। तो ये फैसिलिटियाँ किसने दी? कहाँ से फैसिलिटियाँ आई सर? आज तक जो यहाँ पर 60-70 साल से लोग राज करते रहे, एक इन्होंने बना के रखा है हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी नाम दिया, वो हालत देखें उसकी क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कभी उसके अंदर दिया हमने, और डॉक्टर्स ही नहीं आए। डॉक्टर्स क्यों आते हैं यहाँ पर? बताओ डॉक्टर्स क्यों? डॉक्टर्स बेचारे इसीलिए नहीं आए वहाँ पर, तभी तक तो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं कर, अपने डॉक्टर्स ही नहीं पूरे कर पाए। तो मुझे लगता है जब एक देश एक तरक्की की राह पे चल रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उनके साथ वैसे ही चलना हो। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग कम नहीं है, हमारे बच्चे कोई जिनको ये लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और ये रीजनल पार्टीज उनको मजबूर करती थी कि आप यकीन करो कि आप इनकम्पिटेंट हो, ऐसा नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे बहुत टैलेंटेड है, टॉपर निकले हैं यहाँ पर, आप देखें। तो इनको पहले आपको ये चीज़ यकीन दिलवाना पड़ेगी कि आपको भी हिंदुस्तान के साथ, आपको भी बाकियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, तब तरक्की होगी। वरना तो जैसे यहाँ पर 60-70 साल से कत्लो गारत और लूट कसूर जिन्होंने मचा के रखी थी वैसे ही रहता। तो जब निज़ाम बदलता है, जब कोई चीज़ बदलती है, उसके अंदर थोड़ी बहुत ही चेंजेस लाना पड़ती है। उसमें कहीं को फायदा होता है, कहीं नुकसान भी होता है। मुझे लगता है नुकसान के लिए कोई भी नहीं करता, नुकसान के लिए वो लोग जरूर करेंगे जिनका कोई अपना पर्सनल बेनिफिट होगा। जो जनरलाइज्ड आप सबके लिए सोचते हो फिर नुकसान नहीं होता। साहब, एक और विजन डॉक्यूमेंट में ही एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी कि आतंकवाद में नकेल कसी जाएगी, और जो एक डायलॉग का सिलसिला है लोगों के साथ वो ज्यादा बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि लोग जो हैं, जो कश्मीर में अगर नहीं विश्वास करते डेमोक्रेसी में या फिर पॉलिटिकल दायरे में, तो उनका विश्वास जो है वापस जीता जाएगा। आपको लगता है पिछले कई दिनों से जो हम अब देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें सीज फायर वायलेशंस की, तो 3200 से ज्यादा सीज फायर वायलेशन पिछले 7 महीने में, 8 महीने में हो चुके हैं, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा 3200 पूरे साल का था। तो ये लगता है आपको कि जो 370 हटी है उसकी नाराजगी कहीं ना कहीं लोगों में है, जिसकी वजह से ये चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, अटैक्स लगातार किए जा रहे हैं, और एक कोशिश की जा रही है कि जो वॉइसेस हैं जो कश्मीर में, उनको दबाया जाए? रजत जी, ऐसा है कि मैं आपकी ये जो बात है सीज फायर वायलेशन की मैं ज़रूर बोल सकता हूँ, उसको मैं मानूंगा, लेकिन मैं दूसरी बात नहीं मानूंगा। दूसरी बात में अगर आप देखेंगे तो इन्फिल्ट्रेशन रिकॉर्ड लोएस्ट है, रिकॉर्ड लोएस्ट। नए आज की डेट में रिक्रूट हथियार उठाने के लिए राजी नहीं है लड़के। आज की डेट में चले वो किसी भी कारण है, लेकिन आज वो नया रिक्रूट इनके पास खत्म हो चुका है, तभी फ्रस्ट्रेट हो चुका है पाकिस्तान। अब इनके पास आ जाके सीज फायर वायलेशन ही रहती है। जब ये सीज फायर वायलेशन करते हैं तो इनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, पत्थर क्या लोहे से दिया जाता है भाजपा के इसके अंदर। तो मुझे लगता है ये फ्रस्ट्रेशन हो रही है इनको, क्योंकि इनकी वो जो रोटियां सेकी जाती थी कश्मीर के नाम के ऊपर, वो अब सेकना बंद हो गई। तो अब उसके अंदर ये लोग ऐसी हरकतें और ऐसी चीज़ कर रहे हैं, ऐसी कायराना हरकतें कर रहे हैं कि स्पेसिफिक आप किसी बेचारे निहत्थे इंसान को आप टारगेट करते हो। ये क्यों करते हो? अपना वो खौफ बनाए रखने के लिए, अपनी वो चीज़ बनाए रखने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आज भाजपा का
अब मैं ना बताना नहीं चाहता, इतना बड़ा काउंट है कार्यकर्ताओं का कश्मीर के अंदर, जिसको देखकर बाकी की पार्टीज और बाकी के लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि भाजपा के साथ इतने लोग कैसे जुड़ गए, और लोग दिल से जुड़े। आज अगर हिंदुस्तान का झंडा वहां उठाएगा, लोगों ने दिल से उठाया। यही चीज़ तो वो नहीं चाहते, वो तो चाहते नहीं है कोई हिंदुस्तान की नाम ले वहां पर, क्योंकि उन्होंने जिन पार्टीज के साथ आज तक चलते रहे, उन्होंने तो अपनी सियासत ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर चलाई है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन सब की बातें करेंगे तो सिचुएशन पहले से इंप्रूव की गई है। सीज फॉर वायलेशन के लिए हमारी आर्मी बैठी हुई है, वो उनको फिर अच्छा सा जवाब। बट ये कश्मीर में फिर ये प्रोपेगेंडा किस तरह का चलाया जा रहा है? क्योंकि अभी एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक हमारे जो टेरिटोरियल आर्मी के जवान थे उनको कह दिया गया कि आप जो है वो एक गलत रास्ते पे चले गए थे और उसके बाद अब आपको अंजाम तक पहुंचाया गया। उसके बावजूद जब इतने जो डेमोक्रेसी में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो नेता निकल कर आए, सरपंच या बीडीसी चेयरमैन बने, उसके बाद कोशिश की गई कि डेवलपमेंट हो कश्मीर के कई सारे इलाकों की, बावजूद उसके वो लोग अभी तक एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों की रोजी रोटी ही इसके ऊपर चलती है, जिन लोगों ने, और जिन, मैं बोला नहीं चाहता, पर जिन रीजनल सो कॉल्ड पार्टीज़ ने, जिन्होंने अपनी रोजी रोटी, अपनी सत्ता ही इसके ऊपर चलाई, सत्ता इसके ऊपर चलाई कि कश्मीर में बहुत बुरे हालात हैं, कश्मीर में जी ऐसा है, कश्मीर में वैसा है, ये कर ही सेंटर से पैसा ऐंठा हो, वो लोग इसको क्यों सुधरने देंगे? और पाकिस्तान जैसा कंट्री जिसके पास आ जाके खुद को तो खाने को नहीं है, भूखा नंगा सा एक देश है, उसके पास आ जाके यूएन में रोने के लिए क्या है? कश्मीर का राग लाभ सकता है और क्या लाभ सकता है? तो उनके पास आने, जब यही सब चीज़ें होती है, उनको जब दिख रहा है कि यहाँ पर सिचुएशन इंप्रूव होना शुरू हो गई, यहाँ पर लोग पॉलिटिकल सिस्टम में आना शुरू हो गए, यहाँ पर जो आज तक कभी इलेक्शन वैसे नहीं, उस हिसाब से नहीं हो पाए, आज बीडीसीज भी बन गए, आज पंच सरपंच भी आ गए, एक वो प्रॉपर प्रोसेस पे, पीछे आप देखें बीडीसीज के लिए सेपरेट सा एक बजट भी, पैसे भी उनके लिए अनाउंस कर दिए गए। तो उनको लग रहा है ये तो सिचुएशन ठीक हो गई। अगर ये सिचुएशन ठीक हो गई, हमारी रोजी रोटी बंद हो गई, हमारा तो दाल रोटी बंद हो गई, तो हम क्या करेंगे? फिर वो क्या करते हैं? खौफ फैलाने के लिए, डर फैलाने के लिए वो ऐसी टारगेटेड किलिंग करते हैं या ऐसे वीडियोस वायरल करते हैं जिससे कि लोग डर जाएं। अब कुछ परसेंट तक मुझे लगता है कोई बेचारा इक्का दुक्का जरूर डर जाता होगा, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं हमारे, जो भारतीय जनता पार्टी, कई सारे लीडर्स जिन्होंने इस्तीफा भी दिया, आपको लगता नहीं है कि सच में डर जो है वो बन रहा है? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी डर है, लेकिन आप हमेशा याद रखें, अगर 7 लाख के कार्यकर्ता हैं हमारे, तो 7 लाख में से अगर 2-4 किसी भी बेचारे, मैं भी उनको भी नहीं कहूँगा, किसी मजबूरी में या किसी चीज़ में आकर उन्होंने अगर दे भी दिया, तो इसको आप वैसे नहीं नाप सकते। आप ये देखिए कि कितने सारे लोग हैं जो नए आ गए, कितने सारे लोग हैं जो इस चीज़ में यकीन करना शुरू हो गए, जिनको लगता था आज तक कि यहाँ कभी सिस्टम ठीक होगा नहीं, उनको लगना शुरू होगा कि नहीं, ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और है, जो आपने आज तक इन्होंने हमें दिखाया वो कुछ और था। तो मुझे लगता है ऐसा अगर प्रोसेस चलता रहेगा, आप जैसे लोगों का भी हमारे को योगदान रहेगा, तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे जो जिसे जन्नत कहते थे कश्मीर, वो फिर से वैसे की वैसी। पर इसके अलावा जैसे आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपना काम पूरी तरह से कर रही हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाने की जरूरत है, सिविल एक्शन प्रोग्राम की, ताकि जो लोग हैं वहाँ के, उनका भरोसा जो है वो जीता जाए? क्योंकि एक पहल जो की गई थी अभी कुछ ही देर पहले मुर्मू साहब द्वारा, उसे तो भारतीय जनता पार्टी ने पोस्ट किया, और एक गलत वो एक तरीका जो है वो गलत था कि कई सारे जो मिलिटेंट्स के बच्चे हैं उन्हें बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाए, तो यतीम बच्चे हैं। क्या कुछ और प्लान्स लाने की जरूरत है आपको लगता है पर्सनली तौर पर, कि नहीं कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स के प्लान या कुछ ऐसी पढ़ाई के प्लान या यूथ को वापस मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए कुछ ऐसे प्लान्स लाए ताकि लोग जो है वो अपना विश्वास सेंटर में या गवर्नमेंट में ज़्यादा लाए, डेमोक्रेसी में ज़्यादा लाएं? देखिए रजत जी, मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही बात है कि लोगों का विश्वास उठ चुका है सिस्टम से, और ये आज का नहीं, ये सन 87 के दशक से शुरू हुआ, जब यहाँ पर इलेक्शन कराई गई। उस समय अगर आपको याद होगा, MUF के नाम से एक पार्टी लॉन्च हुई थी जिन्होंने इलेक्शन में आने की सोची, और उस समय की यहाँ पर जो रीजनल पार्टी थी जिसका सारा किया धरा है सारे का सारा, और उनके साथ सेंटर में उनकी कौन सी जान पहचान की पार्टी है, कौन सी उनके शुभ चिंतक है, वो आपको भी पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। सन 87 की आपने रिगिंग की, जब आपने रिगिंग की, आपने जीतों को हराया और हरायों को जिताया। वहाँ पर वो लोग जिनका इलेक्टोरल प्रोसेस में यकीन था, बूथ में यकीन था, बैलेट में यकीन था, उनका यकीन उठ गया। करने वाला कौन था आपको पता है, उस समय सेंटर में कौन था ये भी आपको पता है। जब उनका वो चीज़ उठ रहा, उन्होंने बैलेट की जगह बुलेट पकड़ ली। अब वो चीज़ को आगे भी सेंटर उनको वही चीज़ को हवा देता रहा, इसी चीज़ को आगे चलाता रहा, लोगों को इंसाफ तो मिला नहीं। अब एक ऐसा वक्त आ चुका है कि जब सेंटर में एक ऐसी सरकार है जो आप सबको इंसाफ दिलाएगी। तो मुझे लगता है इस समय, और जो पॉलिसीज
बनाई जा रही हैं, चाहे आप इन 50,000 नौकरियों की बात करें, चाहे आप स्कॉलरशिप्स की बात करें, चाहे जैसे IIT, IIM जैसे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, चाहे अभी आप देखेंगे आने वाले टाइम में कई ऐसी प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जितने कितने सारे लड़कों की नौकरियां लगनी है और कितना कुछ होना, ये सब कुछ तो होना ही है ना, क्योंकि भाजपा है ना, कथनी और करनी में अंतर तो रहेगा नहीं। तो मुझे लगता है जब ये सब के सब लोग एक प्रोसेस के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, इनका एक ये सिस्टम के अंदर यकीन बनना शुरू हो जाएगा, तो आप खुद देखेंगे कि ये लोग इस चीज़ से हट जाएंगे। इसके लिए सबसे पहला ज़रूरत है विश्वास, और विश्वास बनाने में सेंटर मुझे लगता है एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। किसी तरह से भी मुझे ये लगे कि अभी आप पीछे इतने बड़ा पैकेज जो 1 लाख उसका तक का पैकेज दिया गया, वो इसीलिए पैकेज दिया गया ताकि यहाँ के लोगों का उस अभी सिस्टम में ला जाए। और ये नहीं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी वैसी पॉलिसीज चल रही हैं, चाहे आप कृषि के फील्ड में देख लीजिए। आज मुझे लगता है जितना किसान आज के डेट में मोदी जी के एरा में खुश है, उतना ज़िंदगी में कभी नहीं रहा। किसान के खाते में पैसे आ रहे हैं, उसकी फसलों का बीमा किया जा रहा है, उसकी सॉइल की टेस्टिंग की जा रही है। एक और मैं आपको बताऊं बड़ी अच्छी स्कीम जो चल रही है खासकर कश्मीर के लोगों के लिए, मैं बताना चाहता हूं कि जैसे सेब वहां पर बड़ा होता तो पहले इनके पास बेचारों को सेब अपना, और ये बड़ी ज़रूरी बात है जो सबको सुननी चाहिए, पहले सेब इनको अपना जब सीज़न है तो एक दाम पर इनको देना पड़ता था, क्योंकि इनके पास कोई प्रोसेस नहीं था कि इसको कैसे प्रिजर्व करें। अब लाखों करोड़ों रुपया सेंटर ने इनकी प्रिजर्वेशन के लिए, जिसके अंदर इन्होंने बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, आप रेफ्रिजरेटर्स टाइप जो भी हम इसको बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज, यस, कोल्ड स्टोरेज जो बनाए जाएंगे और कोल्ड स्टोरेज की चेन बनाई जाएगी। अब देखें कितने स्कीम से सेंटर चल रहा है और कितनी स्ट्रेटेजी, कितनी वेल प्लान्ड है कि हर एक ट्रेन की बोगी के पीछे एक सेम कोल्ड स्टोरेज वाली बोगी लगी होगी। यानी कि अगर आपने अपना सोपर से सेब उतारा तो वो आपने अपने पास प्रिजर्व कर लिया, और आप इसको जहां भी पहुंचाना चाहते हो थ्रू कोल्ड स्टोरेज पहुंचाओगे तो कितना आपको आमदनी शुरू हो गई आना। ये सब प्रोसेस और ये सब के सब सिस्टम कौन लेकर आ रहा है? भाजपा लेकर आ रही है। आज तक की सरकारों को तो कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं आया कि ऐसी चीजें भी हो सकती थी, कभी सोचा किसी ने कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक इलाका मेरा बनी जहां से, वहां पर इतना अच्छा आलू होता है, लेकिन उस आलू की कोई सुध-बुध नहीं लेता, उन बेचारों को वही 2 रुपये और 4 रुपये किलो दिया जाता है। अगर आने वाले वक्त में कोल्ड स्टोरेज वहां बनेगा तो क्या वहां के लोगों को फायदा नहीं होगा? इसके अलावा बसोली में काफी सारी और भी चीजें हैं, जैसे अगर हम केसर की कई बार बात निकलती है या पश्मीना की बात निकलती है, उसके अलावा अगर जो बसोली पेंटिंग्स की बात निकलती है, उन चीज़ों को भी किस तरह से प्रिजर्व, मुझे लगता है बसोली पेंटिंग्स को तो काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म पे सेंटर ऑलरेडी ले आया, और वहाँ के पश्मीना को भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आए, हम ही लेकर आए हैं। आज से पहले तो पश्मीना तो लोगों को लगता था पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन आज उस पश्मीना की बहुत बड़ी सेंटर में मार्केट, बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट, और बसोली के लोग काफ़ी कुछ उसमें कर रहे हैं। वैसे ही बसोली पेंटिंग्स को भी एक स्पेशल स्थान दिया गया है। हर एक चीज़, अगर आप केसर की बात करें तो आपको बड़ी जानकर हैरानगी होगी कि वर्ल्ड का नंबर 2 केसर जो है वो कश्मीर में नहीं होता, वो हमारे किश्तवाड़ में होता है। नंबर 1 ईरान का है तो नंबर 2 किश्तवाड़ का है। अभी एक बहुत बड़ा, वो भी हज़ारों करोड़ों के हिसाब से, एक वहाँ पर इसी के लिए, केसर के लिए एक स्पेशल सैफरन विलेज के नाम से उसको अपग्रेड किया जा रहा है। मुझे लगता नहीं कोई भी जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा इलाका है जिसको छोड़ा जाएगा। हर एक जगह से वहाँ से हम क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं और कैसे वहाँ से जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, कैसे लोगों की आमदनी बना सकते हैं, एक बड़ी प्लानिंग से साथ किया जा रहा है। ये सबको सब पूरी तरह कोशिश पूरी की जा रही है। बट जसरोट जी, अभी कुछ और डेवलपमेंट्स जम्मू एंड कश्मीर में हुई हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चेंज हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक दावर नेता मनोज सिन्हा साहब आए हैं। क्या लगता है आपको, कितना बड़ा चैलेंज है इनके लिए? क्योंकि मुर्मू साहब का टेन्योर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग खुश थे उनसे कि जो भी उन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किए, जिसमें उन्होंने कहा कि हफ्ते में 2 दिन IAS ऑफिसर जो हैं वो जाकर लोगों से मिलेंगे, उनसे डायरेक्ट वार्तालाप करेंगे ताकि उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो समझे। आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा व्यक्ति जो है वो प्रोग्राम्स ला पाएगा जो लोगों को पसंद होंगे, जबकि पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस अभी यहाँ पर रिस्टोर नहीं हुआ है? देखिए, इसके अंदर एक चीज़ है कि क्योंकि मुर्मू साहब की यहाँ पर उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया और आपने जैसे उसकी सराहना की, सभी लोगों ने सराहना की, लेकिन इसी सराहना के कारण, इसी अच्छे कार्य के कारण उन्हें एक प्रमोट ही किया गया, जो CAG बनाए गए यहाँ पर, तो वहाँ पर भी पूरा देश चलाने के लिए भी ऐसे। अपोजिशन ने आपको कहा है कि नहीं, शायद 4G पर उनका बयान आपको पसंद नहीं आया, या फिर पॉलिटिकल दायरे जो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल रिस्टोर होनी चाहिए ये चीजें, तो उसकी वजह से शायद उनको। अपोजिशन के लिए तो मेरा हमेशा एक ही लफ्ज़ रहता है, वो कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
इन बेचारों के पास आज ये मुद्दा विहीन है, इनके पास मुद्दा तो कोई है नहीं। मेरे साथ डिबेटों में इनके कई लीडर्स आके बैठते हैं, ऐसी ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हैं। कोई पता नहीं किसी ने कौन सा जम्मू तो किसी ने कौन से जम्मू के नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रखी हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या बात कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ पीछे, अब मैं नाम तो नहीं उनका लेना चाहूँ, उन्होंने भी ऐसी फॉरम बना के रखी है जम्मू के नाम से। वो कहना शुरू हुए जी हमने यहाँ से जी चीखना चिल्लाना शुरू किया तो SRO 202 के ऊपर ये सब कुछ किया गया। मैंने उनको बताया भाई साहब आपको तो होश ही मार्च अप्रैल में आया होगा, LG साहब ने 27 फरवरी को तो उस पर कमेटी भी बना दी हुई थी, उसके ऊपर तो काम भी होना शुरू हो गया हुआ था। तो अपोजिशन को आज बेचारी ये मुद्दा विहीन अपोजिशन है, इनके पास है ही कुछ नहीं है, क्योंकि हमने मुद्दा तो कोई छोड़ा नहीं इनके पास बात करना, कुछ ना कुछ तो बोलना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कहते हैं। तो मुझे क्योंकि अपोजिशन में 50 साल रहे हैं तो पता है कि कौन सा मुद्दा अपोजिशन छीन सकता है, पहले छीन लेते। नहीं, अगर हमने अपोजिशन भी की ना तो हमने, मुझे लगता है, बड़ी एक अच्छी अपोजिशन की। अगर कभी पाकिस्तान ने हमारी तरफ आंख उठा के देखा तो हमने उस समय भी कांग्रेस का साथ दिया। हमने कहा हम आपके साथ खड़े, हमने ये नहीं कहा जैसे कांग्रेस कहती है कि हमें जी मोदी से बचाओ पाकिस्तान को बोलती है, ऐसा काम हमने नहीं किया। हमने अपोजिशन में भी देशभक्ति का काम किया है, और जो जैसी अपोजिशन भाजपा की है, कहीं हमें ऐसी अपोजिशन मिल जाए तो देश तो कहीं का कहीं पहुंच जाए। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी अपोजिशन अपना जो एजेंडा, जो अपने वो उनका रिमोट जो है वो उस तरफ है, बॉर्डर के उस तरफ है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा इस अपोजिशन के लिए। तो खैर, मैं उस सेंटर की अपोजिशन की, मैं स्टेट वालों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने छोटे मोटे ग्रुप्स बनाकर और सियासत करते रहते हैं, लोगों को बरगलाते रहते हैं, और ज़्यादातर वो ट्विटर की अपोजिशन है, ट्विटर और उस पर ऊपर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ग्राउंड पर उनको कुछ नहीं पता कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। तो खैर, मैं इनके उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, नए अगर ये आए हैं, सिन्हा साहब, अगर मनोज सिन्हा साहब यहाँ पर LG का कार्यभार इन्होंने संभाला है, इनकी आप प्रोफाइल पढ़ेंगे, एक तो पढ़े लिखे इंसान, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बेस्ट मेंबर पार्लियामेंट का भी अवार्ड लिया है। उसके बाद कितने मंत्रालय उन्होंने देखे हैं और हर एक मंत्रालय में एक्सेल किया, उन्होंने एक अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है उनकी प्रोफाइल देखकर ही उनको यहाँ पर भेजा गया है, और इस समय ज़रूरत भी ऐसी चीज़ की है, और कोई कहीं ना कहीं हम लोग भी इंटरेस्टेड हैं हर एक चीज़ में, और वक्त आ गया हुआ कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको फिर से यहाँ पर रिवाइव किया जाए। आपको लगता है कि मुर्मू साहब का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर था या फिर ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर था, उससे कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर का जो सही जो चीज़ें होनी चाहिए थी, पिछले कई सारी चीज़ें रुकी हुई थी, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल व्यक्ति का यहाँ आना ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि जम्मू एंड कश्मीर जो पॉलिटिक्स के बिना ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता? मैं इसको ऐसे आपको एक, मैं जस्टिफिकेशन तो नहीं दूंगा, लेकिन लॉजिकल मैं आपको बताता हूँ कि मुर्मू साहब ने भी अपना काम कर दिया। मुर्मू साहब ने, वो हम जिसे कहते हैं ना स्पेड वर्क, वो उन्होंने कर दिया। कागजी कार्रवाई उन्होंने अपनी सारी की, और मुझे लगता है कितने अच्छे ढंग से उन्होंने कागजी हर एक चीज़ को, सिस्टम को सेट किया कि जिसके बदौलत वो CAG बन गए आज। तो खुशी से हर एक चीज़ जो है उनको प्रमोशन दी गई है, ऐसा नहीं कि कुछ उन्होंने, अब हर एक का अपना अपना रोल होता है। अब ये जो आए हैं LG साहब, इनका भी एक अपना रोल है, तो मुझे लगता है ये भी बखूबी निभाएंगे। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सेटअप को भी फिर से रिस्टोर करना है यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर कहना शुरू कर दिया यूटी है तो शायद यूटी रहेगी, ऐसा नहीं है, इसको स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा, और ये सबके सामने है। अब कई लोगों को होता है जी आपने डिमोशन कर दी। अरे यार, मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई डिमोशन नहीं होती है। अगर आप किसी पेशेंट की सर्जरी करते हो तो बेचारा ICU में रहता है थोड़ा दिन, अब इतना आपने 70 साल का नासूर, 70 साल जम्मू कश्मीर को ICU में तब तक, बिल्कुल मैं मानता हूँ उसको। 70 साल का जो आपने एक नासूर पाल के रखा था जम्मू कश्मीर के अंदर, उसकी सर्जरी करना तो ज़रूरी थी ना। और सर्जरी 370 के रूप में हुई, वो सर्जरी यहाँ पर जब की गई तो उसके बाद अब फिर से स्टेट का वैसा प्रोसेस आएगा। क्योंकि डेमोक्रेसी में तो हमारा सबसे ज़्यादा यकीन है, हम उन पार्टीज़ की तरह नहीं जो आज कहती हैं जी हम अब इलेक्शन ही लड़ेंगे, उनको पता उनका खुद का वजूद ही नहीं, इलेक्शन लड़कर करेंगे भी क्या। बट आपको लगता है कब तक ये जो ICU अगर स्टिचेस लगे तो कब तक ये पूरी तरह से? बहुत जल्दी, इसमें मैं कोई टाइम फ्रेम तो नहीं आप, लेकिन बहुत जल्दी मुझे लगता है हम उस तरफ जा रहे हैं। डिलिमिटेशन भी होने वाली है, नए डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे, नई कॉन्स्टिट्यूंसी डिफाइन होगी, सब कुछ नया होगा, और काफ़ी लोगों को मौका मिलेगा पॉलिटिकल सेटअप में आने का। ये वही दो परिवारों की सियासत और सत्ता नहीं चलेगी यहाँ पर, कई सारे नए लोगों को मौका मिलेगा जो उभर कर आगे आएंगे, और मुझे लगता है एक खुशहाल जम्मू एंड कश्मीर जिसकी हम सब लोग जो है तवक्को रखते हैं वो ज़रूर आएगा। जी अभिजीत जी, आखिरी सवाल, कुछ दिनों से 3-4 दिनों से जब से मनोज सिन्हा साहब नए आए हैं और उनके बाद इनका दिल्ली जाना हुआ, तो एक चर्चा शुरू हो गई कि शायद जम्मू एंड कश्मीर में एक एडवाइजरी काउंसिल बनने वाली है, और कुछ पॉलिटिकल एडवाइजर्स मनोज सिन्हा साहब को जो है वो एडवाइज करेंगे ताकि जम्मू एंड कश्मीर में जल्द से जल्द पॉलिटिकल प्रोसेस रिस्टोर हो सके, या जो चीज़ें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बता सकते हैं या ब्यूरोक्रेसी नहीं बता पाई वो सारी चीज़ें वो करेंगे। आपको लगता है एडवाइजरी काउंसिल कब तक वो बन जाएगी? और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं का नाम आ रहा है उसमें सामने, तो आपको लगता है कि एडवाइजरी काउंसिल बन जाएगी और उसकी ज़रूरत है जम्मू एंड कश्मीर में? देखिए, ऐसा कुछ है नहीं अभी तक, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है वो खुद भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से LG साहब आए हैं, तो ही नोज़ बेटर
कैसे करना है। बाकी सेंटर भी पूरी तरह से यहाँ पर जो है अपना पूरी तरह से देख रहा है हर एक चीज़ों को। मैं तो खुद मानता हूँ कि पॉलिटिकल सेटअप ज़रूर होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वही हर एक चीज़ को बेहतर लोगों से समझ सकते हैं। ज़रूर होना चाहिए। क्या करेगा सेंटर, कैसे किस टाइप से किया जाएगा, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये सब कुछ हम सेंटर पर ही छोड़ दें। बाकी जो बातें भी चल रही हैं ये सब हवा में बातें हैं, तो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए। पर पिछली बार भी एक बात निकली थी कि एडवाइजरी काउंसिल, तो ये सब हवा की बातें होती हैं। पर मुझे लगता है कि ज़रूर ऐसा सिस्टम आने वाले टाइम में, क्योंकि डिलिमिटेशन होने वाली है, फिर से इलेक्शन भी यहाँ पर एक होगा। यहाँ पर ज़रूर ऐसे नए लोग, नए चेहरे आप देखेंगे जो उभर कर आगे आएंगे। और डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स और जो 370 वगैरह और 3500 से हमें जो निजात मिला है, मुझे लगता है काफ़ी अच्छे होनहार, काफ़ी पढ़े लिखे लोग जिनको सही में ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है, वो लोग आपको आगे काम करते नज़र ज़रूर आ सकते हैं। धन्यवाद अभिजीत पूरी बातचीत के लिए। और ये थे हमारे साथ स्पोक्स पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी अभिजीत जसरोटिया जी, जिनसे हमने कई सारी बातें की और मुझे लगता है कि कई सारी बातों के जवाब जो हमारे दर्शक चाहते थे वो मिले भी होंगे, और उससे आप सेटिस्फाई है नहीं है वो आपकी राय है, ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। और फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए, ऐसे खास इंटरव्यूज के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।